और चलिए बात करते हैं अपनी खास पेशकश प्रतिपक्ष की, इसलिए क्योंकि नेता प्रतिपक्ष 10 साल से भारत की संसद में नहीं है, क्योंकि जो अर्हता है वो विपक्ष पूरी नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब बात करते हैं एक ऐतिहासिक बयान की। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर यह देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की यह बात इस देश और लोकतंत्र का चेहरा है। और 2024 के चुनाव ने एक बार फिर से साबित किया कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है। लेकिन चुनाव खत्म होने की जिम्मेदारी यहां से खत्म नहीं होती। पहली बार नरेंद्र मोदी गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। मोदी के पीएम कार्यकाल में अब तक कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं था, क्योंकि कांग्रेस 2014 और 2019 में लोकसभा की कुल सीटों का 10% हासिल करने में फेल हो गई थी। इस बार कांग्रेस ने 99 सीटें जीतकर आधिकारिक तौर पर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी हासिल कर ली है। लेकिन ये कुर्सी कांटों का ताज है और जिम्मेदारियों का पहाड़ है। सवाल यह है कि क्या मोदी के समक्ष राहुल गांधी होंगे नेता विपक्ष? सत्रह अगस्त 2011, संसद भवन, नई दिल्ली। उस वक्त देश में कांग्रेस की लीडरशिप वाली यूपीए 2 की सरकार थी। नियम 193 के तहत लोकसभा में बहस चल रही थी। 15 बार से ज्यादा बार और एक बार भी माननीय सीनियर कांग्रेस लीडर और तब के संसदीय कार्य मंत्री पवन बंसल विपक्षी दल बीजेपी को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे थे। प्रधानमंत्री को राज्यसभा में जाना था। राज्यसभा में जाने के लिए जब खड़े हुए तो इधर से ये आया कहने को कि जब तक वो यहाँ नहीं पहुँचते हाउस को स्थगित कर दिया जाए। मैडम, ये फैसले ये होते हैं। पवन बंसल के आरोपों को सुषमा स्वराज गौर से सुन रही थी। सुषमा उस वक्त नेता प्रतिपक्ष थी, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन। सुषमा ने बड़े धैर्य से आरोपों को सुना, 2 घूंट पानी पिया और फिर आक्रामक तेवर के साथ सत्ता पक्ष पर फूट पड़ी। मैं स्वयं संसदीय कार्य मंत्री रही हूँ और संसदीय कार्य मंत्रियों का पहला लेसन ये होता है कि वो स्वयं नहीं बोलते और सदन को चलने देते हैं। यहाँ तो संसदीय कार्य मंत्री स्वयं बोलकर व्यवधान डालते हैं। बशीर बद्र का एक शेर है, दुश्मनी जमकर करो, दुश्मनी जमकर करो, पर इतनी गुंजाइश रहे फिर कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा न हो। सुषमा स्वराज का ये हमला तीखा था लेकिन मर्यादित भी। पलटवार चुटीला था लेकिन आपत्तिजनक नहीं। साख पर आघात था लेकिन गरिमा के साथ। भजन कीर्तन करते हुए लोगों पर जो लाठियां बरसाई गई वो नागरिक अधिकारों का रक्षण था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज स्वर्गीय सुषमा स्वराज का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं। सुषमा स्वराज आज प्रासंगिक क्यों है और संसद के अंदर इस दहाड़ का आज की राजनीति से क्या वास्ता, तो जान लीजिए। वास्ता है, बहुत करीबी वास्ता है, क्योंकि सुषमा स्वराज आधिकारिक तौर पर भारत की पिछली लीडर ऑफ अपोजिशन थी। इस बार की संसद बहुत बदल चुकी है। बीते 10 सालों से लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट खाली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया और लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट पर इस बार कांग्रेस का सांसद बैठेगा। राहुल गांधी का नाम इस रेस में सबसे आगे है। अगर ऐसा होता है तो फिर सुषमा स्वराज, जो यूपीए 2 के समय विपक्ष की अगुवाई करती थी, उनके बाद राहुल गांधी नेता विपक्ष बनेंगे। नेता विपक्ष कैसे बनता है, किस नियम के तहत बनता है, नेता विपक्ष के पास कौन कौन सी संवैधानिक शक्तियां होती हैं, सैलरी और फैसिलिटीज क्या मिलती हैं, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सियासत को ऐसी क्या नसीहत दी है जिसकी वजह से प्रतिपक्ष शब्द ट्रेंडिंग है। 10 जून 2024, नागपुर, महाराष्ट्र। आरएसएस चीफ मोहन भागवत संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। चुने क्यों जा रहे लोग संसद में जाएंगे, बैठकर अपने देश को चलाएंगे। आधे घंटे से ज्यादा के संबोधन में भागवत ने कई पहलुओं को छुआ। मणिपुर पर सत्ता को झकझोरा तो चुनाव में फेक वीडियो वायरल करने के लिए विपक्षी दलों को भी फटकारा। लेकिन उनकी कही एक बात बीजेपी और कांग्रेस समर्थक दोनों के बीच चर्चा में है। 2 पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं।
वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ। मोहन भागवत राजनीतिक शख्सियत नहीं है। उनकी विचारधारा से सहमति या असहमति हो सकती है, लेकिन उनकी कही इस बात में संसद की कार्यवाही से जुड़ा दर्शन जरूर है, जिसे खारिज नहीं किया जा सकता। भागवत ने कहा कि संसद के अंदर युद्ध नहीं, स्पर्धा होनी चाहिए, शोर नहीं, सहमति होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, नेता विपक्ष विरोधी नहीं, साथी होता है। संघ प्रमुख की ये नसीहत सिर्फ सरकार को नहीं थी, नेता प्रतिपक्ष जो होगा उसके सर पर जिम्मेदारी भी होगी और चुनौती भी, और नरेंद्र मोदी के सामने उस शख्स को ये इम्तिहान रोज पास करने का टफ चैलेंज होगा। कि पूरा देश आज राहुल गांधी को, हालांकि वो प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, लेकिन अभी फिलहाल उनको विपक्ष के नेता के रूप में देखना चाहता है। राहुल जी को उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं कि उन्होंने 10 साल तक लगातार नरेंद्र मोदी पर बिल्कुल सामने से हमला किया है। तो लोग यही मान कर चलते हैं कि अगर वो विपक्ष के नेता होंगे तो यकीनन तो जो देश की समस्या है, मसले हैं, उसको पूरी मजबूती से रखने में जो उनकी क्षमता है उसका वो इस्तेमाल करेंगे। इस चुनाव ने कांग्रेस का जोश हाई किया है तो इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी की स्वीकार्यता भी बढ़ी है। राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी भी नेता विपक्ष रह चुकी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की गठबंधन वाली एनडीए सरकार में 4 साल 98 दिन तक वो लीडर ऑफ अपोजिशन रही। अगर राहुल गांधी ये जिम्मेदारी लेते हैं तो उनकी तुलना न तो सुषमा स्वराज से होगी न सोनिया गांधी से। राहुल की प्रतियोगिता स्वयं से होगी। तो राहुल गांधी जी को लालकृष्ण आडवाणी जी से संजीदगी सीखनी चाहिए, डिसिप्लिन सीखना चाहिए, और जो हार्ड वर्क लालकृष्ण आडवाणी के तो अनुभव में था, लेकिन वो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और सुषमा जी के साथ एक विट के साथ, एक ह्यूमर के साथ, कि आप कितनी भी गहरी, कितनी भी गंभीर, कितनी भी चुटीली बात कह दें, लेकिन उस पर किसी को गुस्सा ना आए, और गुस्सा आए तो कम से कम जाहिर ना कर सके। और जो सोनिया जी हैं, कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही हैं, उनकी माँ भी हैं, उनसे तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है कि बिना बहुत लंबे संसदीय अनुभव के बिना भी कैसे सरकार को घेरा जाए और अपनी मर्यादा को बनाए रखा जाए। यदि ये तीनों गुण आ जाएं, एक बात और याद रखिए, वेस्टमिनिस्टर जो सिस्टम होता है उसमें विपक्ष का नेता भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाता है। तो राहुल गांधी जी के लिए बेहतर मौका हो सकता है। कांग्रेस को मिला जनादेश राहुल गांधी के लिए भी बूस्टर है। कोई शक नहीं कि राहुल विपक्ष के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। पैन इंडिया इनकी अपील है, लेकिन संसद के अंदर अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से बैठेंगे तो उन्हें अपना बेस्ट देना होगा, क्योंकि फिर वो सीबीआई चीफ से लेकर इलेक्शन कमिश्नर तक के चयन करने वाले पैनल का हिस्सा होंगे। सरकार को घेरने की जिम्मेदारी भी राहुल पर होगी और देश हित के फैसले में सरकार का साथ देने का धर्म संकट भी सामने होगा। यूपी ने अगर 2014 और 2019 की तरह बीजेपी का साथ दिया होता तो आज न तो गठबंधन की सरकार होती और न ही विपक्ष हार में जीत तलाशता। यूपी में 2 लड़कों की इस जोड़ी ने कमाल कर दिया। 80 में से 37 सीट जीतकर बीजेपी को अपने दम पर मेजॉरिटी पाने से रोक दिया। ये 2 लड़के संसद पहुंच गए हैं। विपक्ष की आवाज और मजबूत हुई है और एनडीए की सरकार को ये पता है, राहुल वही है, अखिलेश भी वही है, लेकिन ऊर्जा नई है। 10 साल में पहली बार इस बार मजबूर सरकार है और मजबूत विपक्ष है। इसका बहुत स्पष्ट मतलब है कि कहीं ना कहीं मुद्दे हावी होंगे। जिस तरीके से इन्होंने व्यक्तित्व को हावी किया था, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की पूजा की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, सदन में भी और सदन के बाहर भी, अब उसका प्रतिकार होगा। लोग मुद्दों पर बात करेंगे। जिस तरह से पिछली लोकसभा में 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था,
संसद के बाहर कर दिया गया था, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी थी, ऐसी वारदातें अब नहीं होंगी, क्योंकि मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री भी समझ जाएंगे कि देश की जनता ने इस चुनाव में भाजपा को 272 का बहुमत नहीं दिया है और इसमें एक बहुत बड़ा संदेश है। कांग्रेस की नजर राहुल गांधी पर है, लेकिन क्या राहुल ये पद स्वीकार करेंगे? क्योंकि राहुल ने अपने राजनीतिक जीवन में अब तक कांग्रेस अध्यक्ष को छोड़ कोई दूसरी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठाई है। और अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो संसद के अंदर उन्हें ऐसी हरकतों से बचना होगा। राहुल विपक्ष के सबसे पॉपुलर फेस हैं, तो ये भी फैक्ट है कि जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन बनेगा उसे बीजेपी की अटैक इज द बेस्ट डिफेंस की स्ट्रेटजी का भी सामना करना होगा। अब संविधान को समझने वाले लोगों से जानिए कि आखिर लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट होती क्या है और इनको क्या फैसिलिटीज मिलती हैं और पद संभालते ही कौन कौन सी जिम्मेदारियां इनके साथ जुड़ जाती हैं। नेता प्रतिपक्ष कैबिनेट रैंक का मंत्री होता है, उसे वे सभी सुविधाएं, वेतन भत्ता आदि मिलता है जो एक कैबिनेट मंत्री को मिलता है। उसको संसद में महत्वपूर्ण विषयों पर बोलने का अधिकार प्राप्त है और स्पीकर को उसके इस अधिकार को मान्यता देनी होगी। इसके साथ साथ वह बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर, संवैधानिक पदों पर जो चयन समितियां हैं उसमें भी अनिवार्य रूप से सदस्य हैं, जैसे कि मानवाधिकार के चेयरमैन सदस्यों का, आरटीआई एक्ट के अंतर्गत सीबीसी और इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और सदस्यों का चुनाव जब होता है वो चयन समिति में वह अनिवार्य रूप से सदस्य होता है। इसलिए उसकी जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। उसको ये सुनिश्चित करना होगा कि जो चयन हो इन संवैधानिक पदों पर वो पारदर्शी ढंग से हो।